हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 7 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले रोजाना की तरह रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी थी उनका 1 मिनट में रिवीजन करने वाले हैं पहले, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था महाराष्ट्र में बनेगा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने IATA ने नवीनतम अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत टॉप पर रहा है। और एक होर अश्वत्थामा, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा चर्मन अरोड़ा जी को। इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। ट्रॉपेक्स अभ्यास भारतीय नौसेना ने, भारतीय थल सेना ने और वायुसेना ने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर के हिंद महासागर में किया। और यूके ने AI उपकरणों के खिलाफ कानून पेश करके ये बन गया है पहला देश। इसके अलावा राजस्थान गैर कानूनी धन परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक इसको पेश किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मना मित्र नाम का व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की। और बार्ट डी वेवर ये बेल्जियम में बन गए हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भारत बन गया है और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी सिमोना हालेप ने संन्यास ले लिया है। क्वेश्चंस ज्यादा थे, 11 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो में और इनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की करंट अफेयर को देखेंगे, लेकिन क्विज PDF आप जाकर के MJT ऐप पर ले सकते हो। अच्छा, एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए। साथियों, जनवरी मंथ की ई बुक आ चुकी है और 2 दिनों के लिए प्री लॉन्च ऑफर के तहत ये दोनों ई बुक 10-10 रुपए में दी जा रही है ना। मतलब कि जो 20 रुपए प्राइस होता था वो शुरू में 10-10 किया गया है सिर्फ 2 दिनों के लिए। सरप्राइज ऑफर है, फटाफट से जाकर के इसको आप परचेज करो जनवरी मंथ की। और इस बार की ई बुक थोड़ा सा और बेहतर बनाई गई है। मैं आपको आज सैंपल डेमो ये सब टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप जाकर के इसे ले सकते हो। MJT ऐप पर मिलेगा, ठीक है ना। MJT ऐप पर मिलेगी ई बुक, जनवरी मंथ की आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूएस के बाद किस और देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने की घोषणा की? तो भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अब यूएस के बाद अर्जेंटीना भी बाहर होने की घोषणा कर दिया है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब यूएस बाहर हुआ था तभी बताया था कि यूएस तो शुरुआत कर रहा है। अब यूएस को देख करके, यूएस को के इन्फ्लुएंस में आकर के बहुत सारे देश जो हैं ये बाहर होंगे WHO से। तो ऐसे में WHO की क्या स्थिति होगी, मैंने इस पर आपको वीडियो भी दी थी और बताया था कि WHO क्या अब बंद हो जाएगा, क्या अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि यूएस बाहर हुआ तो मतलब यूएस की फंडिंग नहीं जाएगी, जो सबसे ज्यादा फंड करता था WHO में। लेकिन अब अर्जेंटीना बाहर हो रहा है। यूएस के इन्फ्लुएंस में आकर अब आने वाले दिनों में और भी बहुत देश बाहर होंगे। इससे WHO की क्रेडिबिलिटी पर भी लोगों को शक होगा कि WHO क्या पारदर्शी तरीके से काम नहीं करता है, मतलब इस संगठन से लोग बाहर क्यों होते जा रहे हैं धीरे धीरे। खैर, अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, इन्होंने भी घोषणा कर दी है कि ये WHO से बाहर निकलेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होंगे। ओके, जेवियर माइली का ये निर्णय उनके सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से मेल खाता है, जो 21 जनवरी को जैसे ही पद ग्रहण किए थे तैसे ही बाहर हो गए थे। अच्छा, जेवियर माइली को कहा जाता है कि ये पूरा अमेरिका के पपेट हैं एक प्रकार से। क्योंकि आप देखो कि ब्रिक्स में एक टाइम पर अर्जेंटीना भी शामिल हो रहा था शुरुआत में, लेकिन अभी जब अमेरिका का दबाव आया तो अमेरिका का दबाव के बाद सऊदी अरब भी रुक गया, पीछे हट गया, और अर्जेंटीना भी पीछे हट गया। तो दोनों ही देश जो है एक प्रकार से अमेरिका के दबाव में चलने की वजह से ब्रिक्स में नहीं ज्वाइन हुए। तो फिलहाल अर्जेंटीना, ये देखिए राजधानी ब्यूनस आयर्स है, मुद्रा अर्जेंटीनी पेसो है, राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं। ये दक्षिण अमेरिकी देश है। इसने 2022 वाला 2022 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो जीता हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, मैप में मैं यहाँ पर आपको शो करा दूंगा, मैप में अर्जेंटीना आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड 2025 इस बार जीत ली हैं तेसेगो गलेई। ध्यान रहे, ये मिस वर्ल्ड नहीं है, मिसेज वर्ल्ड है। मिस वर्ल्ड कुंवारी लड़कियों का ब्यूटी पेजेंट होता है और ये मैरिज विमेंस का होता है ब्यूटी पेजेंट, ठीक है। तो मिसेज वर्ल्ड जीती हुई हैं ये। और ये देखिए मिसेज वर्ल्ड रहेगा ये। और मिसेज वर्ल्ड ये साउथ अफ्रीका की रहने वाली हैं और पहली अश्वेत महिला बन गई हैं जीतने वाली। ओके, तो 33 वर्ष की पेशे से वकील हैं तसेगो गेली, ये होंगी मिसेज वर्ल्ड। ओके, 40वीं मिसेज वर्ल्ड ये बनी हुई हैं। अगला,
किस राज्य को नक्सल लक्ष्मी के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो अभी कर्नाटक को दोस्तों नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। वहां पर लास्ट जो नक्सली थी लक्ष्मी, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और इसके बाद से इस पूरे राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। तो ये देखिए, ये लक्ष्मी है और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरकारें जो है आत्मसमर्पण करने के लिए नक्सलियों को, क्योंकि वो भी अपने देश के ही हैं अल्टीमेटली, और कुछ मतलब कि भेदभाव या कुछ रीजन की वजह से वो नक्सल का सहारा लेते हैं, नक्सली बन जाते हैं, विद्रोह कर जाते हैं। तो ऐसे में सरकार जो है बड़ी स्कीम लाती है तरह तरह की, कि यहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे, आप अगर सरेंडर कर दोगे तो आपको मुआवजे देंगे, आपको आवास देंगे, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी इनको बताया गया, कर्नाटक में भी, और कर्नाटक में भी पिछले दिनों कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो लास्ट सरेंडर लक्ष्मी ने किया और अब ये भी हो गई हैं आम नागरिक, इस वजह से कर्नाटक हो गया है नक्सल मुक्त राज्य। ठीक है, तो इनको 7 लाख का आत्मसमर्पण पैकेज मिलेगा। इसके अलावा पुनर्वास के लिए भी इसमें लाभ है, ए कैटेगरी में। ठीक है ना, उसमें भी कैटेगरी होती है। अगर कोई बड़ा नक्सली जो लीडर है नक्सल का, वो अगर सरेंडर करता है तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर बहुत सारे लोग भी सरेंडर करेंगे या कहें कि गिरोह खत्म होता है, तो इसलिए उनको ए कैटेगरी में रखा जाता है। अगर कोई छोटे मोटे प्यादे हैं वो अगर सरेंडर करते हैं तो उनको आगे की बी कैटेगरी या सी कैटेगरी में रखा जाता है, उसी हिसाब से मुआवजे डिसाइड किए गए हैं। ठीक है जी। तो 2025 में 22 नक्सली आत्मसमर्पण अभी तक कर चुके हैं। खैर, अब ये हो गया नक्सल मुक्त राज्य कर्नाटक, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ई बुक के बारे में तो मैंने आपको बताया कि जनवरी मंथ की जो ई बुक है वो आपको 2 दिनों के लिए 10-10 रुपए में मिल रही है। लेकिन अगर आप बुक लेना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की पुस्तक है, ये आपको 169 में मिल रही है और ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मिल जाएगी। जाइए फटाफट से इसे ऑर्डर कीजिए अमेजन और फ्लिपकार्ट से। जबरदस्त कंटेंट के साथ ये बुक है, आप जाकर रिव्यूज वगैरह भी देख सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन, 87वां टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है दोस्तों, किसने? आर प्रज्ञानंदन ने। आर प्रज्ञानंदन अभी टाटा स्टील शतरंज मास्टर जीत गए और ये जीतने वाले मात्र दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले विश्वनाथन आनंद जी ही जीते थे। देखो, विश्वनाथन आनंद जी जब थे ना, मतलब उनका जब टाइम चल रहा था, उनका करियर चल रहा था, उस टाइम पर वो इकलौते भारत के चेस के प्लेयर ऐसे थे जो दिग्गज लेवल के थे। और उसके बाद देखो, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर अपना बना दिया कि इंडिया से इतने अच्छे अच्छे प्लेयर जा रहे हैं और लगातार आपको अवार्ड जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो टाटा स्टील चैंपियनशिप हुआ, इसमें टाटा स्टील का नाम सुनकर के ये मत समझिए कि ये इंडिया में होता है, ये वर्ल्ड लेवल का गेम होता है। और टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में जो फाइनल पहुंचा था, फाइनल देखो कौन कौन पहुंचा था, ये आपको दिख रहे हैं इनाम, ये चेहरा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ये है आर प्रज्ञानंदन। और ये जो अभी कुछ दिन पहले ही 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बने थे, डी गुकेश, वो हैं। ये सेकंड आए, इसमें ये हार गए, लेकिन विश्व चैंपियन है वर्तमान समय में। और विश्व चैंपियन बनने वाले भी ये दूसरे हैं, दूसरे भारतीय मतलब। तो विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय हैं, तो पहले कौन है? विश्वनाथन आनंद। ये टाटा स्टील मास्टर्स जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, दूसरे भारतीय हैं, तो पहले कौन है? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद 5 बार टाटा स्टील चैंपियनशिप जीत चुके हैं इससे पहले। खैर, नीदरलैंड के विग्स आन जी शहर में ये आयोजन हुआ था। 87वां संस्करण था टाटा स्टील मास्टर्स का, और इसको जीत लिया है किसने? आर प्रज्ञानंदन ने। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने 89, 98, 2003, 4, 6 में जीता था। 2006 के बाद से कोई भी भारतीय नहीं जीत पाया था इस टूर्नामेंट को। अगला, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस पेश किया? तो भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस, इसको आईआईटी मद्रास ने पेश किया है। आईआईटी मद्रास ने, देखिए यहाँ पर आईआईटी मद्रास के द्वारा ये लॉन्च किया गया है भारत कैंसर जीनोम एटलस, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? BCGA। ठीक है ना, भारत कैंसर जीनोम एटलस। तो BCGA इसको आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया हुआ है। ये क्या करेगा? ये 480 स्तन कैंसर रोगियों के 960 संपूर्ण एक्सोज अनुक्रमों के साथ ये लॉन्च किया गया। प्रारंभिक पहचान में सहायता मिली है, विशिष्ट बायोमार्करों की पहचान करता है और कम से कम जीनोम अध्ययनों में देश के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करता है। कुल मिलाकर के ये स्तन कैंसर और ऐसे कैंसर्स वगैरह की चेकिंग में ये काम आएगा। और चेन्नई स्थित कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कार्किनोस हेल्थ केयर ने इसे बनाया हुआ है। ओके, तो कैंसर के इलाज के लिए ये काफी कारगर होगा। और इंटरेस्टिंग बात देखो,
अभी विश्व कैंसर दिवस मनाया गया ना। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और भारतीय कैंसर जागरूकता दिवस या राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। अच्छा, अभी 15 फरवरी भी आएगा। 15 फरवरी को हम लोग विश्व बाल कैंसर दिवस मनाएंगे। विश्व बाल कैंसर दिवस, और ये कैंसर दिवस है, विश्व कैंसर दिवस। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य ने पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता? तो 38वां राष्ट्रीय खेल चल रहा है, और कहाँ चल रहा है? 38वां राष्ट्रीय खेल चल रहा है उत्तराखंड में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन बनते हैं। तो उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। इसमें कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की टीम ने चंडीगढ़ की टीम को हरा करके जीता है गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल देखो, जीता मतलब कि ये विजेता है, और चंडीगढ़ उप विजेता यानी सिल्वर मेडल पाई हुई है। ठीक है ना? तो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल, 3 होते हैं अगर मेडल वाली बात आ रही है तो। हिमाचल प्रदेश ने जीता है महिलाओं वाला, मतलब महिला टीम ने हिमाचल प्रदेश ने जीता है, हिमाचल प्रदेश की महिला टीम ने। और उत्तर प्रदेश की पुरुष टीम ने जीता हुआ है कबड्डी का ये गोल्ड मेडल। ठीक है ना? तो देखिए, महिलाओं की टीम और पुरुषों की टीम है जो विजेता रही है। हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को हरा करके महिलाओं वाला जीता है, और उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को की टीम को हरा करके पुरुषों वाला जीत लिया है। 38वां राष्ट्रीय खेल है, उत्तराखंड में हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, अब 37वां अगर पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो 37वां हुआ था गोवा में। और 36वां कहाँ पर हुआ था? तो 36वां हुआ था गुजरात में। गुजरात में। 35वां कहाँ हुआ था? तो 35वां हुआ था केरल में। केरल में। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है? अगला, दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा पहल शुरू किया? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे, 5 फरवरी को चुनाव हुए। तो चुनाव जब होने वाला था तो उससे पहले मतदाताओं को थोड़ा उत्साहित करने के लिए, इस बार हालांकि वोटिंग भी बहुत अच्छी हुई है, उसके कई भी कारण होते हैं। देखो, लोकसभा में वोटिंग कम होने का कारण बहुत बड़ा ये भी देखा गया था कि बहुत बहुत ज्यादा कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा लू चल रही थी। इस वजह से भी बहुत सारे लोग वोटिंग करने नहीं जा रहे थे। हालांकि चुनाव आयोग समय समय पर पहल शुरू करता रहता है, और ऐसा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर वगैरह भी नियुक्त करता है। लेकिन अभी का टाइम देखो, अभी का मौसम ठीक ठाक है दिल्ली में भी। तो मतदाताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने पहल शुरू किया, इसका रिस्पॉन्स भी हालांकि देखने को मिला। तो ये जो पहल थी ये है चंद्रयान से चुनाव तक। चंद्रयान से चुनाव तक नाम की पहल शुरू की गई दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए। और इस बार कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल वगैरह के रिजल्ट तो आ रहे हैं, खैर एग्जिट पोल का कोई मतलब रह नहीं गया, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं दी आपको, क्योंकि एग्जिट पोल आप देख रहे हो पिछले कई बार से लगातार गलत ही हो रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत अंतर आए तब भी कहते बने, ये लोग बहुत ज़्यादा अंतर ला देते हैं। तो इस बार अब भरोसा ही नहीं रह गया है, तो कि एग्जिट पोल सही आ रहा है गलत आ रहा है, इसलिए मैंने एनालिसिस वीडियो नहीं दी उसको। चलिए, रिजल्ट आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर, दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की हुई है, और इसका उद्देश्य कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाना, मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाना है। चंद्रयान और गगनयान के मॉडल भी यहाँ पेश किए गए थे, कुछ अट्रैक्टिव मॉडल बनाए गए थे, लोग जा रहे थे, खुश हो रहे थे और वोटिंग कर रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को संपन्न हुआ, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। अगला, लोगों के बीच वाटर शेड विकास परियोजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फरवरी 2025 तक किसे वाटर शेड यात्रा की शुरुआत की। वाटर शेड यात्रा का क्या उद्देश्य होगा? वाटर शेड यात्रा का उद्देश्य होगा कि वाटर शेड के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाना, और ये एक लंबी यात्रा होगी। अब इससे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी लाभ मिलेगा। इसको जानने से पहले वाटर शेड समझो है क्या। वाटर शेड मतलब जल ग्रहण क्षमता। अब आप सोचो, जैसे कि मान लो बारिश हो रही है, पानी गिरता है, तो दो तरीके से वो जमीन में जाता है। एक तो कि जहां पर पानी गिरे वो जमीन उसको सोख ले डायरेक्टली। दूसरा ये तरीका कि पानी जहां पर गिरे वो स्टोर होकर के धीरे धीरे बहता हुआ ढाल की तरफ बहेगा, और धीरे धीरे नदी, झील, झरने या फिर समुद्र के आसपास में वो चला जाएगा नालों के माध्यम से। तो ये दो तरीके से होता है। तो यहाँ पर वाटर शेड जो होता है, ये भूमि के उसी पार्ट को, उसी हिस्से को कहते हैं जो पानी के साथ साथ उस निकाय को वो बहा करके नदी, झील, झरने वगैरह में ले जाता है और अंत में महासागरों में मिला देता है। तो इससे क्या होता है, वो जो एरिया होता है वो नमी युक्त भी बना रहता है, और वहां पर सिंचाई की करना आसान हो जाता है।
तो ऐसे क्षेत्रों को अगर सरकार अवेयरनेस फैलाएगी वाटर सेट यात्रा के तहत कि भाई देखो इतने यात्रा में इतने क्षेत्र में जो है ये वाटर सेट एरिया है, यहाँ पर अगर आप खेती करते हो, सिंचाई वगैरह करते हो, यहाँ पर संसाधन आसानी से मौजूद हो जाएंगे, इजिली मौजूद हो जाएंगे और अच्छी खेती हो पाएगी। तो कृषि मंत्री ने इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए एक प्रकार से वाटर सेट यात्रा का शुभारंभ किया हुआ है। ठीक है ना। चलिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो ये 2015-16 में शुरू की गई थी। अगला, हाल ही में पनामा किस देश के बीआरआई सौदे से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना? ट्रम्प इफेक्ट, एक ये भी नोट कर लो। ट्रम्प इफेक्ट देख रहे हो ना, अभी कुछ देर पहले मैंने अर्जेंटीना का बताया, इससे पहले ट्रम्प ने खुद अमेरिका में कितना बदलाव किया, कितना चेंजेस किया। ट्रम्प इफेक्ट में आकर इजराइल हमास का युद्ध रुका। लेकिन यहाँ पर देखो एक इफेक्ट और देखने को मिल रहा है कि बीआरआई सौदे से बाहर निकल रहा है पनामा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि पनामा को एक नोटिस भेजा था ट्रम्प ने, कहा था कि पनामा को हम कब्जा कर लेंगे। तो वो कब्जा करने का इफेक्ट ये देखने को मिल रहा है। पनामा ने पहले तो विरोध किया, फिर अमेरिका के विदेश मंत्री यहाँ पर पहुंचे और उनको समझाए कि देखो क्या कारण है कि हम तुम पर कब्जा करना चाह रहे हैं। कारण ये है कि तुम जो है प्रो चाइना ज्यादा होते जा रहे हो, तो ऐसा करो कि तुम चाइना से दूरी बना लो। तो कैसे, वो कहे कि क्या करें फिर, तो वो बोले कि बीआरआई मॉडल से उनसे अलग हो जाओ। बीआरआई मॉडल जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इस पर मैंने डिटेल से कई वीडियोस दी हुई हैं। आप बीआरआई मॉडल एमजेटी एजुकेशन लिखकर सर्च करोगे तो मिलेगी वीडियो। तो इसके बीआरआई मॉडल की डील से बाहर हो गया है पनामा। ठीक है। और किस देश के, ये चीन का है, तो चीन का बीआरआई मॉडल है, इससे बाहर हुआ है पनामा। ठीक है ना। तो ये बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। अब देखो एक चीज और, ये लैटिन अमेरिकी देश है और पनामा जो है यहाँ पर पड़ता है। पनामा कनाल मैंने आपको बताया है कई बार कि यहीं से ना क्या होता है कि अगर किसी को यहाँ पर किसी को जहाज ले जा करके इस पार कराना है, तो वो उसके पास एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता है कि यहाँ से घूमते हुए आए। लेकिन आप खुद सोचो, यहाँ से घूमते हुए आएंगे तो कितना समय लगेगा, रिस्क कितना बढ़ जाएगा, कितना पैसा खर्च हो जाएगा। यहाँ पर पनामा कनाल है और इस वजह से यही पनामा कनाल से ये लोग गुजर जाते हैं। लेकिन बदले में पनामा कनाल जो है ये चार्जेस वसूलता है। ठीक वैसे ही किराया वसूलना जैसे सुएज नहर के जरिए मिस्र वगैरह वसूलते हैं, तो ये वसूलता तो है। लेकिन पिछले कई सालों में क्या हो रहा है, यहाँ पर चीन जो है अपने बेसेस वगैरह बना रहा है पनामा को लोन वगैरह बांटकर। अब चीन की ये स्ट्रेटजी सर्वविदित है, सबको ज्ञात है कि भाई चाइना क्या करता है, पहले खूब भर भर के लोन देता है, उसके बाद फिर ऐसा इस हिसाब से वहां पर भ्रष्टाचार उत्पन्न करता है, भ्रष्ट बनाता है कि जिससे उसकी इकोनॉमी डूब जाए। और जब इकोनॉमी डूब जाती है तो फिर लोन मांगने पहुंच जाता है, कहता है लोन दो, हम दिन तो लोन दिया था आपको। अब वो लोन नहीं चुका पाती हैं सरकारें, तो फिर क्या होता है कि वो उसको कब्जा कर लेता है, क्योंकि एग्रीमेंट पे लिखा रहता है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो हम आपका ये पोर्ट, ये द्वीप, ये आइलैंड कब्जा कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके ये दुनिया भर में अपनी विस्तार वाली नीतियां फैला रहा है, हड़प नीति फैलाता है, डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। तो ये डेब्ट ट्रैप में पनामा को भी ना फंसा ले, इसीलिए अमेरिका ने एक्शन लेना शुरू किया। तो पनामा क्योंकि अगर फंसा लेगा, अगर यहाँ चाइना हो गया, तब सोचो अमेरिका को भी कुछ भी अपने इधर से उधर ले जाना होगा, तभी अमेरिका को भी दिक्कत होगी। या मतलब कि इस रीजन में समझ लो चाइना कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए पनामा को लेना चाहते थे ट्रम्प। और जब नहीं ले पाए या कहे कि पनामा नहीं मान रहा था, तो पनामा को सुझाव दिए कि भाई देखो ऐसा है कि तुम बीआरआई मॉडल से अलग हो जाओ तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये गए हुए थे, उनसे चर्चा किए और चीनी प्रभाव को खत्म करने के लिए इन्होंने चिंताएं व्यक्त की। इसके बाद पनामा के राष्ट्रपति ने, जो कि हैं जोस राउल मुलिनो, इन्होंने घोषणा की कि ठीक है हम बीआरआई मॉडल से बाहर होंगे। ठीक बात समझ में आई आपको। चलिए अगला, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड में एलन बॉर्डर मेडल जीता? तो एलन बॉर्डर मेडल जीत लिया है ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड ये वही बंदा है जिसने सिंगल हैंडेड मैच जिताया था, वर्ल्ड कप में भारत को हराया था। खैर, ट्रेविस हेड जो हैं ये पिछले साल भी जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं और तीनों फॉर्मेट में। ऑस्ट्रेलिया का ये एलन बॉर्डर मेडल जो दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये इसी बात को देखते हुए दिया जाता है कि इस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ओवरऑल सभी फॉर्मेट में किस खिलाड़ी ने किया है। तो ट्रेविस हेड ने वनडे, टेस्ट, टी20 तीनों में बढ़िया प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के द्वारा यह अवार्ड भी दिया जाता है। तो इन्होंने 1427 रन बनाए टोटल उस साल, जिसमें 4 शतक भी थे, वनडे, टेस्ट और टी20 मिला करके।
इसके लिए इनको दिया गया। अच्छा, ये वोटिंग के आधार पर चुना जाता है, तो इसमें वोटिंग में ऑस्ट्रेलिया के और भी क्रिकेटर दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर रहे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट ट्रेविस हेड को मिला। ओके, चलिए, क्योंकि ये बड़े बड़े टूर्नामेंट में भाई ज्यादा ज्यादा रन बनाए थे। खैर, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट से। और चाहे आप ई बुक लेना हो तो ई बुक लीजिए, चाहे आपको पुस्तक ऑर्डर करनी हो तो पुस्तक ऑर्डर कीजिए। ध्यान रहे, सिर्फ 2 दिनों के लिए जनवरी मंथ की प्री लॉन्च ऑफर के तहत लॉन्च की गई है, 10 रुपए में, जिससे मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये ई बुक पहुंचे और लोग देखें कि कंटेंट हमारा होता किस प्रकार से है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग में प्लेयर ऑफ द लीग का अवार्ड कैटरीना स्टीवर्ट ने जीता था, और कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता बेयोंसे ने। आज आपको बताना है साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश कौन सा है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से आंसर करना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं दोनों, तो आप आंसर करिए इसका। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।